बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन के हवाले से। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन कैन बी डिफाइंड एज एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से जितने भी फासिद मवाद होते हैं, ख़ास तौर पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को बॉडी से एलिमिनेट करना या उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता रहता है, उसमें नए मॉलिक्यूल बनते भी रहते हैं और जो पुराने मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते भी रहते हैं। अब इन कंपाउंड्स के बनने या टूटने के दौरान कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनते होते हैं कि जिनकी मौजूदगी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मुतासर कर सकती है या किसी सेल को भी वो डैमेज कर सकते होते हैं। तो ऐसे तमाम तर कंपाउंड्स को बॉडी से एलिमिनेट करना जिनकी वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच सके या बॉडी के सेल या टिश्यूज को नुकसान पहुंच सके, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन का होना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में पहली बात ये कहता है कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइज्ड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है जो कि बेसिक एसेंशियल्स होती हैं सेल के अंदर, लिहाजा ये कोई खास से नुकसानदेह नहीं होते। उसके बाद while the metabolism of proteins and nucleoproteins are metabolized into different compounds, they are very toxic in nature। जबकि अगर हम प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स हम कहते होते हैं ये होती हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके रिजल्ट में बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स यानी जिन जो प्रोटीन्स होती हैं या न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं वो जब टूटती हैं तो उनके रिजल्ट के तौर पर बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो खास से जो होते हैं टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। तो ये इसकी नेसेसिटी थी कि कोई भी कंपाउंड जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है, एक्स्ट्रा है, बॉडी के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक है, इवन के नॉन टॉक्सिक जो मटेरियल होता है उसको भी एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसी तरह से हम बात करें तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के हवाले से। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें पहली बात आती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? नंबर 1 होता है ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो होती है ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती होती है। उसके बाद नंबर 2 आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, और ये बनते होते हैं कहाँ पर? रेस्पायरेशन के दौरान। अब यहाँ पर एक बात कि ये भी इनको हम एसेंशियल जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है जिसको हमने पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का नाम दिया है वो जब प्लांट रेस्पायरेशन कर रहा होता है तो उस दौरान ज़रूरी होती है, और इसी तरह से जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ ना कुछ जो होते हैं वो एक्सचेंज कर सकते होते हैं। अगर आपको याद हो चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एक डेफिनेशन थी कंपनसेशन पॉइंट, कि वो पॉइंट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में यूज होती है और रेस्पायरेशन से पैदा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर जो होते हैं वो किसके अंदर यूज हो जाते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हो जाते हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो होती है जो कि प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा होती है। अब ये ऑक्सीजन जो हमें प्लांट अवेलेबल करवाते हैं या हमारे लिए रिलीज करते हैं वो बेसिक क्या होती है? उनकी ज़रूरत से ज़्यादा की ऑक्सीजन होती है, तो उसको एनवायरनमेंट के अंदर क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन के जरिए बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर होता है जो कि एनवायरनमेंट से प्लांट गेन करता है। इसी तरह से हम बात करें
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनने वाले बहुत से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर हम उनको जानते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर रेजिन शामिल हैं, इसके अंदर गम्स शामिल हैं, इसके अंदर लेटेक्स, रबड़ वगैरह, ये सारे के सारे जो है प्लांट के डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। अब उसके बाद है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट अपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए यूज करता है, तो वो उसमें सबसे पहले आता है वैक्यूल। आपको पता है प्लांट सेल के अंदर एक दरमियान के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि वाटर, साल्ट और इसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर रखता है। अब ना सिर्फ ये यूजफुल चीजों को स्टोर रख सकता है बल्कि जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको भी अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसके बाद फिर वक्तन फवक्तन उसे सेल से बाहर एलिमिनेट किया जाता है, उसे ज्यादा देर स्टोर नहीं रखा जाता। इसके बाद सेकंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो कि प्लांट एक्सक्रीशन के लिए यूज करता है, दैट इज द रूट्स। प्लांट अपने रूट्स को भी एक्सक्रीशन के लिए यूज कर सकता है। उसके लिए वो कहता है कि बाज़-औक़ात क्या होते हैं, प्लांट एक्टिवली यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपने रूट्स के जरिए जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं उसे सॉल के अंदर रिलीज कर देता है, और सम टाइम वही केमिकल जो कि प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर उसको रिलीज कर रहा होता है उसको यूज करता होता है एज अ केमिकल वेपन अगेंस्ट द अदर कंपीटिंग प्लांट्स। जो दूसरे उसके साथ उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनके खिलाफ केमिकल वेपन के तौर पर भी यूज करता है, क्योंकि वो इतने पॉइजनस होते हैं कि जहां जहां तक उस सॉइल के अंदर उनका असर मौजूद होता है वहां तक कोई और प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। और ये अक्सर जो होता है वो कहां पर होता है, ये कोनिफेरस प्लांट्स यानी कि पाइन के प्लांट्स के अंदर जो है ये ज्यादातर देखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है प्लांट एक्सक्रीशन के लिए यूज करता है, दैट इज द लीफ। प्लांट वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को स्टोर करने के लिए अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का इस्तेमाल करता है। उन पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो इसका लीफ भी है। प्लांट यूज लीफ टू स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के लिए जो है वो लीफ का इस्तेमाल करता है, और यही जो लीफ होते हैं वो जब ऑटम का सीजन आता है, खिजां का मौसम आता है, तो वो पीले होकर गिर जाते हैं। ऐसे लीव्स को टेक्निकल टर्म्स में हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। ऐसे लीव्स प्लांट जिनके अंदर अपने पॉइजनस मटेरियल को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको खिजां के मौसम में उसको शेड ऑफ कर दिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो होता है वो अपने वेस्टफुल मेटाबोलाइट से निजात हासिल कर लेता है। और क्योंकि आपको पता है उसके अंदर वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं, लेकिन जब वो ज़मीन के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनकी डिकम्पोजिशन होते हैं तो उनसे काफ़ी यूजफुल जो है वो मटीरियल बन सकता होता है। इस वजह से जो गार्डनर हजरात होते हैं, गार्डनर जो होते हैं वो उनको एज अ मिनरल सोर्स भी यूज करते हैं। वही पीले पत्ते जो कि खिजां के अंदर गिरते हैं, जिनके अंदर प्लांट की वेस्टफुल मटेरियल मौजूद था, उसको जो माली हजरात होते हैं या गार्डनर होते हैं एज ए मिनरल सोर्स यूज करते हैं। उसके बाद है जी एक यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि प्लांट जो होता है उसके लीव्स खिजां के अंदर पीले क्यों हो जाते हैं। तो इसके बारे में रिसर्च कहती है कि जो येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, प्लांट के जो लीव्स येलो होते हैं, that is not due to the loss of chlorophyll but it is due to the accumulation of the wasteful material। रिसर्च ये कहती है कि प्लांट के पत्ते जो पीले हो जाते हैं वो इस वजह से नहीं होते कि उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, बल्कि क्लोरोफिल उसका मौजूद होता है, लेकिन लीफ के अंदर जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होती है उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो क्लोरोफिल का जो कलर होता है उसको हाइड कर देते हैं और वो अपना कलर शो करवाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से वो कहता है कि जिस तरह से लीफ के अंदर जो है वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स की स्ट्रेंथ या उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्लांट का जो येलोइश कलर होता है वो भी इंक्रीज करता जाता है। लीव्स एंड स्टेम ऑफ द ब्लूबेल डाई लीविंग द बल्ब अंडरग्राउंड व्हिच ग्रोज नेक्स्ट ईयर। ब्लूबेल, आपको पता है ब्लूबेल क्या होता है, डजन ऑफ प्लांट्स हैविंग अ बेल शेप्ड फ्लावर आर कॉल्ड ब्लूबेल्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनका जो स्टेम होता है या उनका जो लीफ होते हैं वो क्या करते हैं, एक सीजन के एंड के ऊपर वो खत्म हो जाते हैं, वो यानी वो मर जाते हैं, और वो क्या उनका जो बल्ब होता है जो कि एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर जैसे ही उनको एक सूटेबल सीजन मिलता है तो वो क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाते होते हैं। हालांकि उनका जो बल्ब होता है वो पहले जो होता है वो एज एन स्टोर ऑफ एक्सक्रीटरी मटीरियल यूज हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन बाद में जो वही बल्ब होता है उसको एक नई जनरेशन देने का काम भी करता है। उसके बाद है स्टेम। तो स्टेम के अंदर पहले डेफिनेशन आती है इबोनी। व्हाट इज इबोनी, ये मोस्टली शॉर्ट के अंदर भी आता होता है। वेरी डार्क वुड इन द सेंटर ऑफ द सर्टेन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड इबोनी। अक्सर आपने देखा होगा
कि एक काफ़ी मोटा तना हो, उसको अगर दरमियान से कट किया जाए तो उसका जो दरमियानी वाला पार्ट होता है, यानी उसका जो दरमियान वाला पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ब्लैक होता है, थिक ब्लैक होता है, ठीक है ना। अब इस पार्ट को हम क्या कहते होते हैं, इबोनी कहते होते हैं। तो प्लांट के सेंटर के अंदर मौजूद जो काली लकड़ी होती है या ब्लैक वुड होती है उसको हम क्या कहते होते हैं, इबोनी कहते होते हैं। अब इबोनी क्यों होती है, इसके बारे में प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो प्लांट होता है वो अपने जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होता है वो प्लांट के जो सेंटर के अंदर मौजूद जो ओल्ड जाइलम होते हैं उनके अंदर स्टोर कर देता है। इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होने की वजह से वो जाइलम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को स्टोर करता रहता है, जिस वजह से वो जो जाइलम होता है वो उस वक्त वर्क नहीं कर रहा है। नए बनने वाले जो जाइलम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो पुराने होते हैं उनके अंदर वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स को स्टोर रखा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ये जो दरमियानी पार्ट होता है वो इंतहाई ब्लैक हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। तो प्लांट अपने स्टेम को भी अपने एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यूज करता है कि अपने ओल्ड जाइलम के अंदर जितने भी उसके वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको स्टोर करता रहता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले जो नए जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है, जबकि जो पुराने जाइलम होते हैं वो और तो किसी काम के होते नहीं, लिहाजा प्लांट जो होता है वो अपने वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स उसके अंदर स्टोर कर देता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होती है, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, और प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और प्लांट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि एक्सक्रीशन के लिए यूज होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन या इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो शॉर्ट में आती होती है। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट होते हैं वो होता है डिफाइन एक्सक्रीटोफोर गिव देयर रोल, उसके बाद डिफाइन इबोनी और हाउ प्लांट यूज देयर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एज अ केमिकल वेपन। तो ये इसके अंदर शॉर्ट है। एज ए होल जो एक्सक्रीशन इन प्लांट है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस बारे में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।